एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये निक उसी छोटे से पीरियड को तंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जिसके बारे में सोच सकता था उसके सामने वही शेप आ सकती थी। अब उसके पास वो मिरर आ चुका था और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जैसा कि डोरेमोन, मम्मी और इसी की तरह की और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। वो बार-बार उसके शेप को चेंज करने लग गया था, जिसकी वजह से अब उसी छोटे से पीरियड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी बॉडी भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो ये कहने लग जाता है कि मैं जो हज़ारों सालों से कल्टीवेशन कर रहा था, तुमने उसको भी निकम्मा कर दिया। ये सुनना ही था कि ये नहीं गुस्से ये कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मैं तो समझ रहा था कि ये सब कुछ मैं सिर्फ़ फ़न के लिए कर रहा हूँ। जबकि वो स्पिरिट रोते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बाकी लोगों को मुझसे रेयर चाहिए होता है, क्या तुम मेरी जान लोगे? उस पीरियड के पास अब जितने भी ट्रेयर थे वो सारे के सारे उसे देते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। जबकि वो भी यही कहने लग गया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फन कर रहा था, मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए। वो सिबिर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब वो सारा खजाना लेकर घर पहुंच जाता है और जैसे घर पहुंच जाता है तो उसी बूढ़े बंदे के पास जाकर उसे बताने लग जाता है कि जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इसका 90% तुम्हारा होगा और 10% हमारा, तो तुम यहाँ से 90% रख सकते हो। तो वो ओल्ड मैन उसे ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये सब कुछ मजाक में कहा था। आप हमारे मास्टर हैं, आप ये तमाम चीज़ें रख सकते हैं। तो ये कहने लग जाता है कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं इन तमाम चीज़ों को रख सकूं जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। श्याओ यून भी जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और आते साथ ये कहने लग जाता है कि मैं अपने साथ कुछ गेस्ट को भी लेकर आया हूँ। उसे देखने के साथ ही अब येनिंग भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो भी ये कहने लग जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आए हो तो मुझे काफ़ी खुशी हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। येनिंग मास्टर गोंगसुन की तरफ देखते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि आप तो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। जिस पर गोंगसुन ये कहने लग जाता है कि जो कुछ भी आपने मुझे बताया था मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए स्ट्रॉन्ग बन गया। और क्या मैं पहले से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा? येनिंग उसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अब उसके बाद कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो उठाकर उसे दे देता है। इन चीज़ों को हासिल करने के साथ ही गोंगसू ये कहने लग जाता है, क्या सच में तुम मेरे ये रेयर गर्बो दे रहे हो? येनिंग के पास अब जितने भी ड्रायर पड़े हुए थे वो उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उन लोगों को भी ये कहने लग जाता है कि तुम भी यहाँ पर आकर मेरे साथ हाथ मिटा दो। जबकि वहाँ पर जितने भी मास्टर लोग आए थे ये सारा खजाना देखने के साथ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो दोनों अब खजाने के पास जाते हैं और दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों ये कहने लग जाते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत है कि हमें ऐसा मास्टर मिला जो कि हमारा काफ़ी ख्याल रखता है। उसने कुछ सामान एक रेडी में भी डाल दिया था और सेक्टर मास्टर शू के पास जाकर उससे ये कहने लग जाता है कि जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने किसी के साथ भी कोई भी बुरा सलूक नहीं किया। जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ तो मैं अच्छे से बिहेव करता हूँ। मासाचू ने जैसे उसकी ये बात सुनी थी वो काफ़ी इमोशनल हो गया था और उसे गले लगाते हुए कहने लग जाता है कि मुझसे तो वो मेरी वाइफ ने भी ऐसे बात नहीं की जैसे कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो आगे से ये निंग भी ये कहने लग जाता है कि तुम इसको चेंज कर दो, वाइफ के बजाय तुम अपने डैड भी कह सकते थे। खैर ये निंग के उसके जान से छूटने के बाद अब उसके पास एक ज्वेलरी आ गई थी। वो ज्वेलरी कोई आम नहीं बल्कि जो चाय ज्वेलरी थी और ये कहने लग जाता है कि अब ये मैं किसे दूँ। वहाँ पर खड़ी हुई सॉन्ग और उसके डिसिपल दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए यही कहने लग जाती है कि आपने मुझे दे दीजिए, क्योंकि उन दोनों को ही वो चाहिए थी। शुआन तो ये भी कहने लग जाती है कि आपने मेरी उस वक्त मेरी जान बचाई थी, इसलिए इस गिफ्ट की तो हकदार मैं ही हूँ, आप ये मुझे दे दीजिए। सॉन्ग जैसे ये बात सुनते थे के साथ वो भी ये कहने लग जाते हैं कि ये शुआन को क्या हो गया, क्या ये भी यहाँ पर उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है और मैं भी उसकी जान देने को तैयार हूँ। वो दोनों ही अब ये दिन की तरफ देखते उसे ये कहने लग जाती हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, या तो तुम उसे चूज़ करो या फिर मुझे चूज़ करो और हमें वो ज्वेलरी दे दो। ये नहीं उन दोनों को इस तरह आपस में लड़ता हुआ देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि नहीं, ये मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं दे सकता। बस ये सुनना ही था कि वो दोनों फिर आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाती हैं, एक दूसरे को काफ़ी सारी बातें सुनाने लग जाती हैं और वहीं पर खड़ा हुआ ये नहीं उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देखने के साथ चुप करके खड़ा रहता है। उन दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक ऐसे बहस चलती रहती है और इस बहस को संभाल पाना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा काम था। तो वो ये कहता है कि शाहजहां जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे इन दोनों से बचा लो। खैर अब यहाँ पर उनका झगड़ा खत्म हो गया था, सभी लोग खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और एल्डर लोग आपस में ये बातें करने लग जाते हैं कि आखिरी बार ये निकले जब हमें यहाँ पर खाना खिलाया था उस वक्त हमने ब्रेक थ्रू किया था, पत्नी आज क्या होगा। शाओ जो उन्हें सर्व करता है वो उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आता है, ये कहने लग जाता है कि आप यहाँ पर बैठकर इस वाइन को पीजिए और इस फूड को खाइए। उस वाइन को देखने के साथ एल्डर लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये वाइन तो काफ़ी पुरानी है, इसकी एक ड्रॉप थाउजेंड्स ऑफ कोर्स के बदले में मिलती है और ये हमें यहाँ पर पिला रहे हैं, हमारे मास्टर तो काफ़ी रिच हैं।
उनकी बातें सुनने के साथ वहाँ पर जेनिंग जो कि खाना बना रहा था ये कहने लग जाता है कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वाइन की ड्रॉप इतनी महंगी हो गई? लगता है कि ये खुद से ही बातें करते रहते हैं और इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। लेकिन उस ड्रिंक को पीने के साथ ही कॉन्ग सुन काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। तो ये कहने लग जाता है कि मुझे लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अमेजिंग है, मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस चीज़ ने भी वो वाइन पी थी इसी के साथ ही उनसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और बाकी के लोग ये देखने के साथ काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो लोग ब्रेक थ्रू करने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अब उनके पास इतनी ताकत आ गई थी कि इसे संभालना उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था और जो मर्द लोग थे उन्होंने तो अपने कपड़े भी उतार दिए थे। वह लड़कियां भी आपस में काफ़ी खुश दिखाई दे रही थीं और उनको इस तरह देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। वो काफ़ी हैरान खड़ा हुआ तो ये कहने लग जाता है कि ये लोग आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाइन कहीं फेंक तो नहीं थी जिसकी वजह से ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं? लगता है कि इनको वाइन चढ़ गई है और अगर ऐसा चलता ही रहा तो ये लोग तो मेरी यार्ड को भी डिमोलिश कर देंगे। अब वो उन लोगों को संभालना चाहता था ताकि उसके घर के हालत को ख़राब ना कर सके, तभी वो पानी लेकर आ जाता है और उनके ऊपर पानी को फेंकने लग गया था। सॉन्ग के ऊपर जैसे वो पानी फेंकता है इसी के साथ वो ये कहने लग जाती है कि यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? कि पीछे से श्वान आ जाती है और उसे साइड पर धकेलते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे भी मास्टर ये पानी चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी में आग लगी हुई है। जैसे ही उसने वो श्वान के ऊपर पानी फेंका था उसे भी काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो गया था और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ये सिर्फ पानी चाहिए। अब जैसे ही उसने कॉन्गसुन के ऊपर वो पानी फेंका था, कॉन्गसुन भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। वो ये कहने लग जाता कि मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल फील्ड के इर्द-गिर्द घेर चुका हूँ। बाकी लोगों को भी ये कहता है कि जल्दी से तुम लोग वहाँ पर आ जाओ और बाकी लोग भी जल्दी से वहाँ पर आने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो लोग अब इस पानी की वजह से काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। सबको देखने के साथ ये नहीं ये कहने लग जाता कि यहाँ पर वाटर सरप्राइजिंग फेस्टिवल नहीं चल रहा है जो तुम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। अब वो तालाब के किनारे पर बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा था कि तभी ही जल्दी से वहाँ पर उसके पास सॉन्ग आ जाते ये कहने लग जाते कि यंग मास्टर मेरे पास एक न्यूज़ है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जैसे ही वो उसका ऊपर फोकस करता है तो आगे से सॉन्ग ये बताने लग जाते हैं कि चाओ जुन किडनैप हो चुका है। वो ये बता रही थी कि हम एक जगह पर जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था जो कि एक आदमी ने रखा हुआ था। तभी ही शाओ जुन अपनी मस्ती में था तो वो पत्थर को किक मार देता जिसकी वजह से वो पत्थर दूर जाकर गिरता है। और जिस बंदर ने वहाँ पर वो पत्थर रखा था वो बंदा ये कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, क्यों ना मैं इसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लूँ। फिर वो जल्दी से वहाँ पर आता है। उसने शाओ यान को किडनैप कर लिया था और इसके साथ मुझे भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। उसकी बातें सुनने के साथ ही आगे से उसका मास्टर और वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर जाकर अपने शाओयुन की तलाश की जा सके। शाओयुन उसी मार्केट में उसी बंदे के साथ था। जैसे ही अपने मास्टर येनिंग को देखते इसी के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है। उसे पता था कि उसके मास्टर उसे बचा लेंगे, लेकिन उसके साथ खड़े हुए बंदे के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो उसके मुंह पर हाथ रख रहे थे ताकि वो उसे न पुकार सके। फिर वो अपने एल्डर से बात भी करता है और एल्डर को ये कहने लग जाता है कि मेरे पास एक टैलेंटेड लड़का मौजूद है। इस लड़के में इतना टैलेंट है कि इसने लक्सटोन को एक ही किक में दूर गिरा दिया। तो उसका मास्टर कहता है कि ठीक है फिर तुम जल्दी से टेलीपोर्ट करके बाजार में आ जाओ। तो वो टेलीपोर्ट करके बाजार जाने की कोशिश करने लग गया था और इसी के साथ ही यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।